नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो महिला वर्ग के लोगों को काफी इंस्पायर करती है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी टूटेजा। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में। थैंक यू। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे सोचा कि आपको पार्लर का काम करना है। और जैसा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आपके कई ब्रांचेस भी हैं। एक दो जगह नहीं, रायपुर में कई जगह आपके ब्रांचेस हैं और आप पार्लर का काम करती हैं, लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, छोटे से ही मेरे मन में ये बात बहुत थी कि मुझे भी कुछ करना है। मैं जब देखती थी, एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। मैं जब देखती थी, मेरी नानी के घर जाती थी, तो हमेशा मैं देखती थी कि नानियाँ बेटों को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो और हमारी हर नानी को 5 बेटी 1 बेटा। तो मुझे लगता था कि बेटों को ज़्यादा प्यार मिलता है, शायद ये बेटियां तो अपने घर शादी होके चली जाएंगी और बेटे इनको कमा के खिलाएंगे, आगे ध्यान रखेंगे। तो एक बाल मन सोचता था। तो मैं थोड़ी बड़ी होती गई और हर वो महिला मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थी जो वर्किंग वूमन थी, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बैंक में करती हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो ऑफिसर हो। हर को देखकर मेरे मन में तुरंत ख्याल आता था, जब ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब ये अपना परिवार भी और अपना प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। जबकि मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं देखा था, सबको हाउसवाइफ देखा था, वर्किंग किसी को नहीं देखा था। पर एक बचपन से ये दिमाग में कौंधने लग गया और एक स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। वो ये था कि मैं हर दिन बोलती थी कि मैं कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूं। भगवान, मैं आखिरी सांस तक मेरा हाथ देने का रखना, मैं किसी से लूं नहीं तेरे सिवाय। तो ये एक अंत, बस ये लगता था कि नहीं, मैं कभी भी किसी को परेशान ना करूं, ना बोझ बनूं। तो बस ये लगता था कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है ये समझ नहीं आता था। तो जैसे ही मैंने 11th पास किया, फर्स्ट ईयर किया, तब से मैं काम कर रही हूँ। तभी मैं एक हॉबी क्लासेस चला लेती थी, खूब चलाया मैंने। फिर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मैंने एमए एमफिल किया और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। और वो करते करते हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था और मेरा ट्रांसफ़र सेम कॉलेज में होता नहीं था। तो इसलिए मुझे वो रिज़ाइन करके तुरंत कुछ बिजनेस करना था। तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ और मैं इसको कर सकती हूँ। और ये मेरे नेचर के अगेंस्ट था। मैं उतनी ही सिंपल लंबे लंबे बाल वाली मीनाक्षी हुआ करती थी। तो बस फिर मुझे काम करना था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और 1996 10 दिसंबर को मैंने ये एक छोटे से सैलून को स्टार्ट किया, एक कमरे के। पहले मेरे दोनों छोटे बच्चों के साथ सीखा, 6 मंथ 7 मंथ मैंने सीखा और फिर मैंने एक स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो एक चेयर, एक फेशियल बेड और एक शैम्पू यूनिट था और मैं अकेली स्टार्ट की थी। और आज मेरे साथ 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत नाज है कि भगवान ने इस लायक बनाया कि आप इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है और एक रोजगार चल रहा है और इनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मीनाक्षी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले जॉब से रिज़ाइन किया, उसके बाद आपने खुद का पार्लर शुरू किया। तो इस टाइम पे आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप खुद का कुछ करने जा रही हैं तो काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि स्टाफ को हमको हैंडल करना पड़ता है, हमको एक टीम को लीड करना पड़ता है। तो आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आपने कैसे इन सब चीज़ों का सामना किया? सबसे पहले तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। करना है, पहले तो हमें सीखना है। अभी बिजनेस का एबीसीडी नहीं आता, पर एक छोटे से रूप में स्टार्ट किया। 6 महीने बाद मेरी ही एक क्लाइंट एक और गर्ल को लाके दी। अब 1 से 2, 2 से 4 धीरे-धीरे बढ़ते गए। उनको ट्रेंड करना, उनको स्किल्ड करना और उनको बिहेवियर सिखाना, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में
बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका व्यवहार, आपका बोल और क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए चलना। फिर साथ में गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज हैं, जीएसटी है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे लॉज। इसके साथ ही साथ आपका बिजली का है, बिजली कमर्शियल बिजली है, साथ साथ लेबर एक्ट आता है। ये सारी चीज़ कुछ समझ नहीं थी पहले, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बहुत चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हमें क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस देनी है, उनको खुशी देनी है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। और जब आपका 100% डेडिकेशन होता है कि प्रायोरिटी मेरा काम है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लगन के कारण साइड होती जाती हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है स्टाफ रिटेंशन। यदि स्टाफ आपके साथ है तो आप दिन दोगुनी चार चौगुनी आप सर्विस करते जाएंगे, क्योंकि और यदि आपका स्टाफ तुरंत तुरंत बदलता है तो क्लाइंट नया चेहरा देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको एक ट्रस्ट आ जाता है कि इसका हेयर कट अच्छा है, इसका फेशियल अच्छा है, इसकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी है। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि आपकी सफलता आपके बहुत व्यवहार पे, आपका टीम के साथ कैसा व्यवहार है, क्लाइंट के साथ आपका किस तरीके का व्यवहार है, साथ साथ जो क्लाइंट की नीड है, क्या आप उस हिसाब से अपने स्टाफ को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या उनको और आप स्किल्ड करते चले जा रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। साथ साथ में इसमें इस इंडस्ट्री में कि आप प्रॉपर ग्रोथ दे रहे हैं उनको, तभी कोई आपके साथ रुकेगा। तो ये सारी चीज़ मैंने साथ साथ में सीखी और इसमें हस्बैंड का बहुत कोऑपरेशन था। मैं हर समय सलाह लेती थी। और एक बात मुझे और समझ में आई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मानवता। यदि आपके अंदर मानवता है कि जो आपकी टीम है वो आपके हाथ है, वो आपके सैनिक है, जब तक उनको पूरा रेस्पेक्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तभी वो पूरे दिल से समर्पित होकर आपके लिए काम करेंगे। तो बस मुझे यही लगता है कि एक माँ की तरह यदि आप सबका केयर करते चलते हैं तो सफलता निश्चित है, असंभव भी संभव हो जाएगा। पर आपका प्रेम, आपका स्नेह और एक मानवता, जो मैं एक शब्द है जो सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। तो बस इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए। चैलेंजेस तो रोज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े आते हैं, बट हम इससे ओवरकम कर लेते हैं। हमारे अंदर मिठास होनी चाहिए, हमारे अंदर क्लाइंट के प्रति भी, कि जब ये खर्च कर रहा है तो इन्हें पूरी सर्विस मिलनी चाहिए और प्रॉपर जिस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं वो मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आज मेरी 5 ब्रांचेज़ है, अकेडमी चलती है और काफ़ी सारी सीनियर टीम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो आप सबका प्यार हमें यहाँ तक लाया है, आपने हम पर विश्वास किया, प्यार जताया। जी, जी, बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपने बिज़नेस की शुरुआत के साथ ही बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। तो आपकी बातों से ये हमारी हमारी जो महिला दर्शक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर महिलाएँ कुछ करना चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो हर चीज़ कर सकती हैं। बस वो खुद के लिए कुछ करना चाहें। अच्छा, मेरा एक और आपसे सवाल है कि जब आप बिज़नेस करना शुरू करती हैं, तो आपको कभी लगा कि आपको घर से, परिवार से कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, किसी भी रूप से, इमोशनली, आर्थिक रूप से, कभी भी आपको ऐसा लगा, कभी भी आपने डाउन फील किया? हाँ, ये सभी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम वर्किंग हैं तो हमें परिवार को भी उतना ही प्यार से, उतनी ही मिठास से और उतना ही उनका केयर करके मैनेज करना है। जो ये सीख जाता है फैमिली लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, वो सफल हो जाता है। तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। हमें अपने परिवार के प्रति उतनी सहृदयता कि हम अभी हम ऑफिस से आए तो ये नहीं कि हम थके हैं,
नहीं, आपको दौड़-दौड़ के उनके लिए आपको रिस्पेक्ट दो, चाय दो, कॉफ़ी दो, मीठी बात करो, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मदर इन लॉ हो, सबके साथ। तो हम अपने शौक से काम कर रहे हैं, तो आपको वो एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा कि सब आपको अपने आप सपोर्ट करने लगें। और कभी ऐसा मौका आता भी है, तो उन परिस्थितियों को भी आपस में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। सपोज़ खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आप वर्किंग हैं, तो आप पीछे का जो मैनेजमेंट है, वो इतना तगड़ा रखिए, प्रॉपर आपके कुक हों जो टाइम से खा बहुत सारी बातें इसमें। तो आपको अ, दोनों तरफ लेकर अगर हम चलना सीख गए और ये आ जाता है, बस हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तो ये आ जाता है और आता है तो फिर आपको दोहरी खुशी है, क्योंकि जब आप देने वाले बन जाते हैं और देगा कौन, जो भरपूर होगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हर महिला अ, सामंजस्य बिठाकर चले, तो वो कितने भी बड़े काम कर सकती है और बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आपने बिज़नेस शुरू किया है और आज आप बहुत एक अपने आप में कामयाब महिला हैं। लेकिन कामयाबी क्या है महिलाओं के लिए? क्या घर होना, पैसे होना, गाड़ी होना, क्या यही एक कामयाबी है या फिर इसकी कुछ और भी मायनाएँ हैं? नहीं, 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 जब तक आपका मन शांत नहीं है, जब तक आपका मन खुशी से देखिए, ये सब तो लग्ज़री है, पर क्या हम लग्ज़री के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हमारी आत्म संतुष्टि, आत्म खुशी और जो मेरे अंदर ऊर्जा है, क्या वो ऊर्जा क्रिएटिविटी में लग रही है? क्या मैं धरती माँ के ऊपर बोझ तो नहीं हूँ? बहुत सारी बातें हैं। तो हमें ये इसलिए हम काम नहीं कर रहे। आपके काम करने से क्या परिवार को बढ़त मिल रही है, समाज को एक नई दिशा मिल रही है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हम खाली बैठ रहे हैं तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है। हम पर चिंतन, पर निंदा, प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और यदि हम काम कर रहे हैं तो आप एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको पैसे भी आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और आप अपने साथ कितने लोग को रोजगार भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बहुत लोग के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है। हमें देखिए, खुशी पैसों से बिल्कुल कोई नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, वो एक साधन है, लेकिन इसके लिए आपका अंतर्मन खुश होना चाहिए। आपके सबके साथ तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कलीग्स हैं, चाहे वो आपके स्टाफ है, चाहे वो आपकी टीम है। जब मेरा व्यवहार, मेरे बोल, मेरा भाव, मेरे सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, तो मैं खुश हूँ। और जब मैं खुश हूँ, तो वही लग्ज़री मुझे सुख देगी। और यदि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, बहुत पैसा है, लेकिन मेरी ज़बान अच्छी नहीं है, मीठी नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं, तो ये पैसा किस काम का? तो इसको समझना है कि अ, अ, हमें संतुलित जीवन, और देखिए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उस ईश्वर जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, जो दया का सागर है, उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसकी प्रेयर, उसकी पूजा हमें शांति देती है। और हमें एक पार्ट अपना एक समय निकाल कर मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा बिहेवियर शांत होता है, और व्यवहार शांत होता है तो पूरे परिवार में एक शांति होती है और खुशी होती है। और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस में एक खुशी है, शांति है, तो जहाँ शांति है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ ना केवल आपकी, सबकी होगी। तो मैं कभी आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि जो पैसे वाला है वो बहुत खुश है, ये बात नहीं है। मन जिसका शांत है वो खुश है। जी, जी, बिल्कुल। मैम, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, तो आप किस तरह से अपनी टीम को मैनेज करती हैं, खुद को मैनेज करती हैं, प्लस अपने फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? ये टाइम आप कैसे, आपका ये जो मैनेजमेंट है,
आप किस तरह से बना के रखती हैं कि सारा काम अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे? इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव होना है, अपनी टीम को पॉजिटिव रखना है। और अब हमारी टीम इतनी परिपक्व हो गई है क्योंकि हम लगातार उनकी ट्रेनिंग करते हैं, लगातार उनको बड़े-बड़े जो जिस फील्ड का आर्टिस्ट है उसको बुलाकर ट्रेनिंग कराते हैं और हम प्रिपेयर रहते हैं। सपोज़ आज हमारे पास 20 ब्राइड है, तो हमारी वैनिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक बार में काम बिल्कुल सही होना चाहिए। हेयर स्टाइलिस्ट की टीम हो, चाहे साड़ी ड्रेपिंग की टीम हो, ये एक टीम वर्क होता है। और इसके साथ साथ एक मैं की मंत्र आपको बता रही हूँ कि जब भी बहुत सैलून में काम होता है तो हम ओटी मतलब होता है ओवर टाइम। यदि आप इतना ज़्यादा आप काम कराते हैं तो तुरंत उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो पूरी टीम खुशी खुशी, चाहे वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हो, वो काम करती है। तो मैंने ये सीखा, मैंने किसी किसी से सीखा। मैं इमीडिएट उन बच्चों को, वो जल्दी आएंगे तो भर भर के ओटी, शाम को आए तो अच्छे से ओटी, ताकि उनका जो उत्साह है वो बना रहे। और प्रॉपर उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, ये सारा हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ में मैं खुद सारी ब्राइड्स करती हूँ, मेरी डॉटर भी आ गई है। तो आप यदि ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं तो वो एनवायरनमेंट में पूरी ऊर्जा आती है। और घर में भी हम मैनेज करना है तो हमने उस हिसाब से प्रिपेयर रखा है परिवार को भी कि आज मेरा इतना काम है, खाना इतने बजे डाइनिंग पे लग जाएगा। तो परिवार भी समझता है, हस्बैंड भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। तो ये सिर्फ आपका मैनेजमेंट है कि आप घर में भी डिस्टरबेंस ना आए, क्लाइंट भी आपके सब खुश होके निकले। तो इसकी पूर्व तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब तैयारी अच्छी होती है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक मीटिंग होती है हमारी डेली कि आज, और ना केवल हम सैलून में करते हैं बल्कि हमारी 10 टीम अलग अलग जाती है। कहीं 50 मेकअप हैं, कहीं 100 मेकअप है, कभी अलग अलग रिसोर्ट्स में प्रीमियम मेकअप से साइडर्स हैं, ब्राइड है, हल्दी, मायरा, भात। तो इस सब के लिए सुबह सुबह से हमारे सारे गाड़ी ड्राइवर रेडी रहते हैं, वो इनको लेकर जाते हैं ताकि गर्ल्स भी सेफ़ और कंफर्टेबल महसूस करें। तो बस यही है कि आपको सबका ध्यान रखना है, आपकी टीम आपकी कैसे जा रही है, आ रही है, उनका खाने-पीने से लेके हमारे क्लाइंट का काम बहुत अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ यदि हम प्रॉपर मैनेज करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती है और आप सफलता के परचम लहराते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। जी, बिल्कुल मैम। आजकल जो स्किन के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी नकली आ रहे हैं या तो फिर ऐसे आ रहे हैं कि फेस पे लगाते ही हाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है चेहरे का। तो ये जो आ रहे हैं प्रोडक्ट, इस पे आपका क्या कहना है? और ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आप अपने पार्लर में इनको कैसे अवॉइड करती हैं और लोगों को कैसे जागरूक करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है महिलाएँ हैं, मेकअप के लिए ये सब यूज़ कर लेती हैं, उनको पता नहीं होता है, यूज़ करने के बाद ही उनको पता चलता है कि फेस पे जो है नुकसानदायक है। तो आप इस तरह से महिलाओं को जागरूक भी कैसे करती हैं और इसको अवॉइड कैसे करती हैं आप अपने पार्लर में? मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ हमेशा ये समझाती हूँ कि हमारी अलमारियों में ढेरों कपड़े भरे रहते हैं और वो कपड़े गिरते रहते हैं और हम कपड़े पे ही इतना खर्च करते जाते हैं। तो मैं कहती हूँ चेहरा हमारी पहचान है और इसके लिए कम से कम आप ओरिजिनल प्रोडक्ट जो सही है वो लीजिए। कभी भी आप डुप्लीकेट या फेक प्रोडक्ट नहीं लीजिए। तो इसको लेने के लिए जो ऑथराइज्ड शॉप होती हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट जो उस ब्रांड का जो आउटलेट होता है, आप सिर्फ वहीं से लीजिए। और एक, या तो आप एक्सपर्ट ब्यूटिशियन को अपनी स्किन दिखाकर कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ये समझ कर लीजिए, या एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर आप लीजिए। पर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए। जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। और उसको भी समझना है कि हमें कैसे लगाना है। शुरुआत में कम प्रोडक्ट से इस्तेमाल करते करते आगे बढ़िए,
पर अपना स्किन टाइप को समझकर हम कहीं से भी कुछ भी खरीद लेते हैं। मेरा स्किन ऑलरेडी ऑयली है और मैं ड्राई स्किन की क्रीम लेकर आ गई और लगाऊंगी तो नेचुरली और दाने आएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी समझदारी चाहिए। दूसरी बात है, बैलेंस लाइफस्टाइल भी चाहिए। खान पान पे कंट्रोल, आपका वाटर इनटेक कितना है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी करती हैं कि नहीं है, क्योंकि कई बार ब्लेम आ जाता है क्रीम्स पे, पर हम क्या खा रहे हैं हम ये भी नहीं देखते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते, बट समझदारी से यदि हम अच्छे प्रोडक्ट लगाते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। और फेस वॉशेस वगैरह भी हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप कैसा है उसको समझकर, और हमारी एज ग्रुप क्या है, दोनों चीज़ों को समझकर प्रॉपर किसी से सलाह लेकर हमें यूज़ करना चाहिए। या ऐसा नहीं कि किसी सहेली ने बोला ये क्रीम है, लाइटनिंग क्रीम है, आप ले लो। कई क्रीमों में स्टेरॉइड होता है, वो बिल्कुल गलती से भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। तो थोड़ी समझदारी हमें रखनी चाहिए कि मेरा स्किन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे शरीर का, तो मैं इसका कैसे केयर करूं, और ये ध्यान में रखते हुए हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और उसके ऑथराइज्ड आउटलेट से ही खरीदना चाहिए, तभी हमारे स्किन पे फ़र्क दिखता है। जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो करियर में भी आगे बढ़ें? उनका अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आप हमारी जो महिला दर्शक हैं स्पेशली, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला एक परिवार की धुरी है। वो परिवार को जोड़कर रखती है, उनको प्रेम और स्नेह देकर आगे बढ़ाती है। और अगर एक महिला समझदार है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत सारे गुणों से महिलाओं को नवाजा है और बहुत समझदारी दी है। तो हमें सबसे पहली बात कि परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण, कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे सभी सदस्य हैं और ये मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे कितना सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यदि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम नेगेटिविटी से भी बचते हैं और हम इतने सक्षम होने लगते हैं कि हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं। हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन, चाहे उसका मेडिकल, सब हम अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। तो महिलाओं को बैलेंस रखते हुए, संतुलन रखते हुए, दिमाग शांत रखते हुए, मुझे लगता है अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें वर्किंग होना आज की तारीख में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अगर एक महिला वर्किंग है तो पूरे परिवार में बहुत ताकत होती है, संबल होता है और बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। तो एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कितनी हमें नैतिक शिक्षा दी है, तो हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। नैतिकता जो हमारे मॉरलिटी है उसको हमें संजोते हुए आगे बढ़ना है, और शांत स्वभाव रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सच में बहुत सफल हैं और हमारा परिवार भी बहुत खुश है। और जहाँ पे भी हम काम करते हैं आसपास के सभी लोग हमसे बहुत खुश होंगे और प्रेम करेंगे। तो एक महिला को मैं संपूर्ण रूप में देखना चाहती हूँ कि वो परिवार को जोड़े और सबको साथ लेकर खुशहाल घर को करते हुए आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि एक महिला आगे का भविष्य भी संवारती है, साथ ही घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। तो आप अपने जीवन में सामंजस्य बना के रखिए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो मीनाक्षी जी, आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नारी तो नारायणी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।